बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी जो लास्ट डिस्कशन चल रही थी वो चैप्टर नंबर 3 ट्रायल बैलेंस की डिस्कशन कर ली थी। वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 3 ट्रायल बैलेंस। और उसके बाद एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे। और क्वेश्चन नंबर एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन में 1 2 3 4 और ये 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए किए थे। हैव यू डन दिस? ओके ओके। नेक्स्ट योर होमवर्क इज यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आपने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 5 में करना क्या बता देता हूँ। रेंट रिसीव फ्रॉम टेनेंट इन कैश फॉर $50। हमने क्या किया, टेनेंट से किराएदार से क्या किया, 450 का हमने रेंट रिसीव किया कैश फॉर्म में। ठीक है, was enter in the account as 460। हमने गलती से इसको 460 लिख दिया, 450 को 460 लिख दिया। हाउ विल दिस अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस? तो आपने देखना है कि ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट करता है या नहीं करता। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी और डी ऑप्शन। सो ये हमारे पास एमसीक्यूज आ गया, तो आपने देखना है इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा और करें, ये आप नहीं करना है, मैं नहीं करूँगा, बस थोड़ा सा मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे अमाउंट की गलती हुई है। ठीक है, तो आपने देख लेना, अगर अमाउंट की गलती हो तो बताएं कौन सा एरर होगा। ठीक है, और इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेबिट बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या करना है, यू हैव टू मेक ट्रायल बैलेंस ड्रॉन अप एट द एंड ऑफ जे फाइनेंशियल ईयर बैलेंस। द फॉलोइंग एरर वर देन डिस्कवर्ड। जब हमने फाइनेंशियल ईयर बनाई जे की बैलेंस की, तो हमने कुछ एरर डिस्कवर किए। वो 1 से लेके 4 तक ये 4 एरर है। इन 4 एरर में आपने पार्ट ए में क्या करना है, स्टेट द टाइप ऑफ एरर मेड इन ईच ऑफ द एरर 1 to 4। 1 to 4 में सबसे पहले अपने टाइप ऑफ एरर बताने हैं। हमें पता है हमारे पास कितने तरह के टाइप ऑफ एरर है, हमारे पास 6 तरह के टाइप्स ऑफ एरर है ना, 6 एरर्स। ठीक है, 6 तरह के हमारे पास एरर थे जो कि हमने यहाँ पे पढ़े थे लास्ट में। 6 एरर्स है। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल, एरर ऑफ ओमिशन, 3 ये हो गए। एंड द नेक्स्ट 3 वन, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग। तो सो वी हैव 6 एरर्स। So you have to identify which error is exist in the transaction। ये पार्ट ए में तो आपने ये करना है, एरर आइडेंटिफाई करना है। एरर को क्या करना है, जस्ट आइडेंटिफाई करके उसका नाम लिख देना है। पार्ट बी में क्या करना है, नेम टू फर्दर एरर नॉट रिवील्ड बाय आर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में कुछ एरर्स आपको पता है वो रिवील नहीं होते, उनके 2 के फर्दर के नाम बता दें। ठीक है, क्लियर? तो ये आपने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद आपने, ये पास पेपर का क्वेश्चन है मई 10 का। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, प्रिपेयर द बैलेंस एट 31 मई 2010। करना क्या है आपने, आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है। आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है, आपने इन चीज़ों से क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बना लेना है। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस जब आप बना लेंगे तो फिर आपने एट द एंड कैपिटल की क्या अमाउंट आती है, ये आपने कैपिटल की अमाउंट फाइंड करके लिखनी है यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये आपने सॉल्व करना है। ओके, सो इसके साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज द ट्रायल बैलेंस, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4। ओके ओके जी, now start chapter number 4, that is the double entry bookkeeping part B। This is the part B of the double entry book B। Part A we have already discussed in chapter number 2। Okay, division of ledger into specialist area। So we divide ledger into specialist area, that area will be the sale ledger area, purchase ledger, nominal ledger and some other ledgers। Okay, तो हमने अब क्या किया है, हमने अब जो लेजर्स थे उनको मेन मेन लेजर्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ताकि हमारे लिए काम करना आसान हो जाए। सो हमने करना क्या, द लेजर इज यूजली डिवाइड इनटू द फॉलोइंग स्पेशलाइज एरिया। हमने लेजर को स्पेशलाइज एरिया में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इससे फ़ायदा ये हुआ हमारे लिए
बजाय इसके कि हम मल्टीपल लेजर्स ओपन करें, हम मेन लेजर्स ओपन करेंगे और वहां से क्या करेंगे, सारी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, एक्टिविटी को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ लेजर इनटू स्पेशलिस्ट एरिया, वो स्पेशलिस्ट एरिया क्या है, देखिए हमने नॉर्मली ये आगे चल के इंशाल्लाह अभी अभी आपको बताऊंगा आगे, अभी तो खैर ये लेजर्स कम है। तो नॉर्मली हम 6 तरह के बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज बनाते हैं, वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में आगे चल के भी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए हमने क्या किया, अपने लेजर्स को 4 मेन लेजर्स में ब्रेक डाउन कर लिया। 4 मेन लेजर कौन कौन थे? नंबर 1 सेल लेजर, जितने भी हमारे पास डेटा रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी, जितनी भी हमारी डेटा रिलेटेड सेल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी, वो सारी सेल रिलेटेड ट्रांजैक्शन हम इस सेल लेजर में लिख लेंगे। तो सेल लेजर में नॉर्मली वी विल रिकॉर्ड क्रेडिट सेल, तो सारी क्रेडिट सेल जो है वो कहाँ लिखेंगे, सेल लेजर में लिखेंगे। ऑब्वियस बात है, अगर क्रेडिट सेल है तो इसका मतलब हमारे बुक्स में डेटर्स भी होंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स भी होंगे। तो ये जो सेल लेजर है ये असल में डेटर लेजर भी है और ट्रेड रिसीवेबल लेजर भी है, ठीक है। तो इस सेल लेजर में हम कौन से एंट्रीज करेंगे, वी विल रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल हियर, सो वी विल रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो सेल लेजर में हम सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल लिखे, कैश सेल यहाँ पर नहीं आएंगे, ठीक है जी। तो अगर क्रेडिट सेल है, इसका मतलब अगर क्रेडिट सेल है तो हमसे क्रेडिट कस्टमर हमारे होंगे, वो कैश में चीजें हमसे लेकर नहीं गए। सेकंड वन हमारे पास क्या है, सेकंड वन हमारे पास ये है परचेज लेजर। परचेज लेजर, अगर परचेज लेजर जो है वो कब बनता है, याद रखिएगा परचेज लेजर बनता है अगेंस्ट क्रेडिट परचेज। बिजनेस ने किसी थर्ड पार्टी से, सप्लायर से उधार पे चीजें खरीद ली, तो परचेज लेजर बनेगा अगेंस्ट क्रेडिट परचेज। सो जितनी भी क्रेडिट परचेजेस होंगी वो सारी की सारी हम परचेज लेजर में लिख देंगे। अगर बिजनेस ने मिस्टर ए से उधार में चीजें खरीदी हैं तो मिस्टर ए बिजनेस का क्या होगा, क्रेडिटर होगा। तो परचेज लेजर को क्रेडिटर्स लेजर और ट्रेड पेबल लेजर भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, सारे सारे क्रेडिट सप्लायर्स होंगे। ये दो बन गए, ठीक है। अच्छा, ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज भी होती हैं, लेकिन आगे चल के इसको ना फर्दर रिवील करूंगा, इन्होंने आगे जाके ना फर्दर ब्रॉड डाउन हो जाना है, ठीक है। ब्रेक डाउन होके ये ग्रेटर बन जाएंगे। फिर दूसरे के दो हो गए। अच्छा, अब दूसरे के बाद तीसरे नंबर पर ये आ गया कैश बुक। अब कैश बुक में जितनी भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे, जैसे कि कैश सेल किया कैश बुक में लिखेंगे, कैश परचेजेस किया कैश बुक में लिखेंगे, कैश में जो भी काम हो रहा होगा उस सारे काम को हम कहाँ पे लिखेंगे, कैश बुक में लिखेंगे। ये थर्ड नंबर पर आ गया। फोर्थ नंबर पर हम बनाएंगे नॉमिनल लेजर। नॉमिनल लेजर को प्यार से क्या कहते हैं, नॉमिनल लेजर को प्यार से जर्नल लेजर कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्नल लेजर। देखिए जो ट्रांजैक्शन, इसको जरा समझ लें, जर्नल लेजर, जर्नल लेजर को नॉमिनल लेजर भी कहते हैं, ठीक है। जो ट्रांजैक्शन सेल लेजर में नहीं जाएगी, जो ट्रांजैक्शन परचेज लेजर में नहीं जाएगी, जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं जाएगी, ठीक है, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको मैं सेल में नहीं लेके जा रहा, परचेज में नहीं लेके जा रहा, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को कहां पे लेके जाऊंगा, ऐसी ट्रांजैक्शन को मैं नॉमिनल लेजर में लेके जाऊंगा, ठीक है। तो नॉमिनल लेजर में सारी सारी वो ट्रांजैक्शन जाएंगी जो सेल, परचेज और कैश से रिलेट नहीं करती, ठीक है जी। नॉर्मली इसमें क्या होगा, नॉर्मली इसमें क्या होगा, इनकम, एक्सपेंस, लाइबिलिटीज, एसेट्स, ये 4 तरह की चीजें नॉमिनल लेजर में हम लिख रहे होंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अच्छा तो कैश बुक में हमने क्या करनी है, कैश बुक के बारे में भी इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। तो कैश बुक में हमारे पास एक मेन कैश बुक होगी, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन सेपरेटली आता है, और एक पैटी कैश बुक होती है, और इस पैटी कैश बुक के ऊपर एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस कैश बुक को फर्दर हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब एक एग्जाम टिप सुन ले, अभी समझ आ जाती तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो अभी के लिए हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है।
अच्छा, पहले की टर्म पढ़ ले, सेल लेजर, द लेजर इन विच द अकाउंट ऑफ क्रेडिट कस्टमर आर मेंटेन। तो हमें पता है सेल में कौन होगा, क्रेडिट कस्टमर होगा, ठीक है, तो ये एमसीक्यूज पूछ लिया करता है वो। परचेज में कौन होगा, क्रेडिट सप्लायर होगा। नॉमिनल लेजर में कौन होगा, इफ द लेजर वेयर ऑल द अदर अकाउंट आर मेंटेन, सारे के सारे जो अदर्स अकाउंट होंगे वो सारे के सारे नॉमिनल लेजर में आ रहे होंगे, ठीक है। सेल, परचेज और कैश के अलावा सारे के सारे कहाँ आ रहे होंगे, नॉमिनल लेजर में आ रहे होंगे। अगर इसको जरा हाईलाइट करें, नॉमिनल लेजर में कौन कौन आएगा, तो नॉमिनल लेजर में एसेट्स आ जाएंगे सारे के सारे, लाइबिलिटी सारी की सारी आ जाएंगी, एक्सपेंसेस आ जाएंगे, इनकम आ जाएगा, सेल रिटर्न, सेल नहीं, प्लीज रिमेंबर दिस, नॉट सेल, दिस इज सेल एंड परचेज रिटर्न, सारे सारे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी। एक और यहाँ से बात जरा नोट कर लें, एसेट्स के अकाउंट को हम रियल अकाउंट कहते हैं, एसेट के अकाउंट को हम रियल अकाउंट कहते हैं, ठीक है। जबकि एक्सपेंस, इनकम और कैपिटल को, इनको हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो इनके नाम याद रख लेने आपने। अगेन, जो एसेट अकाउंट होता है वो रियल अकाउंट होता है, एक्सपेंस, इनकम और कैपिटल को हम नॉमिनल अकाउंट भी कहते हैं, ठीक। अच्छा जी, टिप क्या है सुन ले, ओनली द पर्सनल अकाउंट ऑफ क्रेडिट कस्टमर आर रिकॉर्डेड इन दिस सेल लेजर। याद रखिएगा, सेल लेजर में इंडिविजुअल रिकॉर्ड होगा, इंडिविजुअल कस्टमर रिकॉर्ड होगा सेल लेजर में। ये जो सेल लेजर है, ये वाला जो सेल लेजर है, ये वाला, ये जो सेल लेजर है, इस सेल लेजर में इंडिविजुअल कस्टमर रिकॉर्ड होगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कस्टमर ए है तो उसको रिकॉर्ड कर लिया, कस्टमर बी है उसको रिकॉर्ड कर लिया, कस्टमर सी है उसको रिकॉर्ड कर लिया, कस्टमर डी है उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो सेल लेजर में ए बी सी डी ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल रिकॉर्ड होंगे। उसके बाद द सेल अकाउंट इज रिकॉर्डेड इन द नॉमिनल लेजर, और जो सेल अकाउंट होगा उसको हम नॉमिनल लेजर में लिखेंगे, यानी कि टोटल को हम नॉमिनल लेजर में ले जाएंगे। खैर अभी इसकी बात समझ नहीं है तो छोड़ दें, बस ये बात याद रख लें कि हम सेल लेजर में हर एक इंडिविजुअल कस्टमर को अलग 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 लिखेंगे, ठीक है जी। इसी तरह जितने भी हमारे पास परचेज लेजर होगा, परचेज लेजर में हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल क्रेडिटर को लिखेंगे, इंडिविजुअल क्रेडिटर को लिखेंगे। तो हमने सेल लेजर में इंडिविजुअल कस्टमर को लिखा और परचेज लेजर में हम इंडिविजुअल क्रेडिटर को लिखेंगे। सो मान लें वी हैव 3 क्रेडिटर्स, क्रेडिटर ए उसको लिखूंगा, क्रेडिटर बी उसको लिखूंगा, क्रेडिटर सी उसको लिखूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं जनाब, टेस्ट योरसेल्फ, स्टेट वन एडवांटेज ऑफ डिवाइडिंग द लेजर इनटू स्पेशलिस्ट एरिया। कहता आपने एक इनका फायदा बताना है कि हम जो लेजर्स को स्पेशलिस्ट एरिया में क्यों डिवाइड करते हैं। अच्छा, उसका एडवांटेजेस ये यहाँ पे है, ये एडवांटेजेस बता रहा हूँ आपको। Dividing the ledger into section made it more convenient to use, as the same type of account can be kept together and the task of maintaining the ledger can be divided between several people. So it's enable checking procedure in the form of control account to be introduced and maybe reduce the possibility of fraud. हम सारे के सारे कस्टमर को एक अकाउंट में लिख लेते हैं, सारे के सारे क्रेडिटर सप्लायर को एक अकाउंट में लिख लेते हैं, तो इससे हमें चीज़ों को और अकाउंट को मेंटेन करना बड़ा हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये दो तीन फायदे लिखे हुए, यानी कि एक ये यू कैन से दिस मोर कन्वीनियंट टू यूज, ये एक फायदा हो गया। Same type of account can be kept together and the task of maintaining the large can be dividing between the several people. यहाँ से यहाँ तक एक दूसरा फायदा हो गया, ठीक है। और फिर चेकिंग प्रोसीजर में ये तीसरा फायदा हो गया चेकिंग प्रोसीजर तक, और ये फ्रॉड की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करता है,
तो यहाँ पे तकरीबन 4 एडवांटेजेस बन जाते हैं, तो आपने कोई सा एक लिखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद स्टेट इन विच लेजर ईच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट वुड अपीयर। रेंट AB फाइनेंस को लोन अकाउंट, XY स्टोर अकाउंट। आपने बताना है कहाँ पर आएंगे, यानी कि आपने बताना है क्या ABCDEF में से ए सेल लेजर में जाएगा, परचेज लेजर में जाएगा, नॉमिनल लेजर में जाएगा, कैश लेजर में जाएगा, इस तरह बी कौन से लेजर में जाएगा। तो आपने इनको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सो आप लोगों ने क्या करना है, टेस्ट योर सेल्फ, ये अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और हर एक के सामने क्या करना है, टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट एरिया के लेजर जो है वो लिखने हैं आपने, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया टू कॉलम कैश बुक। टू कॉलम कैश बुक, ये टू कॉलम कैश बुक क्या है देखते हैं। ठीक है, अच्छा, आ, सबसे पहले देखते हैं कैश बुक है क्या, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गई कैश बुक। कैश बुक अकाउंट, ओके ओके। कैश बुक अकाउंट में हमारे पास यहाँ पर आगे डेबिट साइड और यहाँ पर आगे क्रेडिट साइड। जो भी कैश रिसीव करेंगे वो बेशक किस मर्जी फॉर्म में हो, receiving the cash will be recorded on the debit side and payment on cash will be recorded on the credit side। तो जितना भी हम कैश रिसीव करेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे रिसीव्ड कैश। तो जितना भी कैश रिसीव करेंगे वो डेबिट साइड लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे कैश पेमेंट। और जितनी भी जो हमने पेमेंट की है वो एक्सपेंस की हो सकती है, वो सप्लायर को चीजें खरीदने पर, इन्वेंट्री खरीदने पर पेमेंट हम कर सकते हैं। यूटिलिटी बिल एक्सपेंस पे किया वो हम लिख सकते हैं। जो भी कैश का यू कैन से दिस here we can write cash inflow। कैश इनफ्लो विल राइट इन द डेबिट साइड और जो कैश आउटफ्लो होगा वो हम कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर हम कैश आउटफ्लो लिखेंगे। ओके, ये हमारे पास कैश बुक होता है। ये जो कैश बुक मैंने अभी आपके सामने बनाई है इसको कहते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। ये जो हमारे पास है इसको कहते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिंगल कॉलम कैश बुक में मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कैश, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल वैल्यूज लिख रहा हूँ, यहाँ हाइपोथेटिकल वैल्यूज जस्ट लिख रहा हूँ। 5000 ये हमने कैश रिसीव किया सेल से, सो यहाँ पे हमने लिख दिया सेल, लेकिन कैश सेल है ये, ठीक है। तो कैश सेल हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने एक्सपेंस पे किया कैश में, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कैश एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल हमने 5000 लिख दिया, बैलेंस कर गया। तो ये इस तरह से हमारे पास सिंगल कॉलम कैश बुक। अब सिंगल कॉलम कैश बुक में या तो कैश आ रहा होगा, आ रहा है तो डेबिट कर देंगे और अगर जा रहा है तो क्रेडिट कर देंगे, सिंपल इज दैट, ठीक है। अच्छा, दूसरी और बात हो सकता है, हो सकता है ये ना हो सकता है कि हमने जो ट्रांजैक्शन की है वो कैश में ना की है, वो बैंक में की हो, यानी कि जो मैंने सेल की है कस्टमर ने पैसे बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर हमने
कैश रिसीव नहीं किया और बैंक में पैसे रिसीव किए तो कोई मसला नहीं है। 5,000 रिसीव थ्रू बैंक, ठीक है। तो उसने हमें चेक दिया और हमारे बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो इसका मतलब हम यहाँ पे बैंक लिख देंगे। इसका मतलब बैंक सेल लिख देते हैं। इसका मतलब जो सेल हुई है, पैसे कहाँ पर हैं, बैंक में आए हैं, ठीक है। और इसी तरह हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमने जो एक्सपेंस की पेमेंट की है वो अपने बैंक अकाउंट से की है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बैंक एक्सपेंस। बैंक एक्सपेंस कोई नाम नहीं होता वैसे, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि जो एक्सपेंस है ये बैंक के थ्रू हुआ हुआ है, हालांकि इसकी डबल एंट्री चेक के साथ बनी होगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे 5,000 आ गया। तो समझाने का मकसद क्या था, सिंगल कॉलम कैश बुक में या तो कैश रिलेटेड कैश आ रहा कैश जा रहा होगा, या तो बैंक रिलेटेड कैश आ रहा होगा कैश जा रहा होगा। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन रेज होता है, सर हम तो ट्रांजैक्शन सारी की सारी कैश सारी की सारी बैंक में थोड़ी करते हैं। सर हम तो मिक्स लेके चल रहे होते हैं, कुछ कैश के जरिए चल रही होती है, कुछ बैंक के जरिए चल रही होती है। एज इट इज, है ऐसे ही है। इज इट सो? कुछ ट्रांजैक्शन कैश से चल रही हैं, कुछ बैंक से चल रही हैं। तो उसके लिए हम फिर सिंगल कॉलम कैश बुक नहीं बनाएंगे, उसके उसके लिए हम टू कॉलम कैश बुक बनाएंगे, ठीक है। तो सेकंड मेरे पास आ जाती है, दैट इज द टू कॉलम कैश बुक। तो सेकंड मेरे पास आ जाती है टू कॉलम कैश बुक। अब इस टू कॉलम कैश बुक में क्या होता है, लेट्स सी। ये हमारे पास आ गया कैश बुक और ये हमारे पास आ गया टू कॉलम कैश बुक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस कैश बुक के टू कॉलम बना लेंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, लेट मी शो। टू कॉलम कैश बुक हो गया, ठीक है। इस कैश बुक अकाउंट में हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे डेबिट साइड और फिर आ जाएगी हमारे पास क्रेडिट साइड। ये डेबिट साइड आ गई हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट और क्रेडिट साइड आ गई, ठीक है। अच्छा जी। अब यहाँ पे लिखना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेबिट, ये हमारे पास आ गई डेबिट साइड, और ये हमारे पास आ गई क्रेडिट साइड, ये हमारे पास आ गई क्रेडिट साइड, ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, टू कॉलम कैश बुक में, टू कॉलम कैश बुक में यहाँ पे हम लिख देंगे कैश और यहाँ पे लिख देंगे हम बैंक।
सेम हेयर इज द केस, यहाँ पे लिख देंगे हम कैश, यहाँ पे लिख देंगे हम बैंक। इसका मतलब ये है, अगर तो मेरे क्वेश्चन में दो ट्रांजैक्शन चल रही हैं, कैश भी चल रहा है बैंक भी चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, टू कॉलम कैश बुक में चलूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी खैर मैं प्रॉपर एंट्री से तो नहीं करवा रहा, लेकिन कल आपको एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस करवा दूंगा जो कि एंट्री से हो रही होंगी। ओके, अच्छा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस हमने कैश सेल किए, जो मेरी सेल हुई है वो कैश हुई है, तो हम कैश के आगे 1000 लिख देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, फिर फॉर एग्जांपल के मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया है, कैपिटल, वो जो कैपिटल जो है वो मैं बैंक की शक्ल में लिख कर आया, तो अब बैंक के आगे हम लिख देंगे $10,000, तो बैंक में आ जाएगा, यानी कि जो कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी तो वो कैश वाले कॉलम में आएगी, और जो बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी वो बैंक वाले कॉलम में आ रही होगी। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल हमने कोई वैन परचेज की, वी परचेज्ड वैन, ठीक है, तो ये हमारा टी अकाउंट हो गया, ये टी अकाउंट की मेन टी लाइन आ गई। ठीक है, इसका मतलब हमने वी परचेज्ड वैन, वैन परचेज्ड, अब वैन परचेज्ड की है और हमने पेमेंट बैंक से की है, अगर हमने पेमेंट बैंक से की है तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल $5,000 लिख लेते हैं, तो बैंक में हम लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल ड्राइंग्स की हैं हमने, ड्राइंग्स, अब वो ड्राइंग्स कैश की फॉर्म में की हैं, अगर ड्राइंग्स कैश की फॉर्म में की हैं $50 की, तो कैश के कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं टू कॉलम कैश बुक। गॉट इट, क्लियर। अच्छा, एक थर्ड तरह, एक तीसरा कॉलम भी होता है। ठीक है, खैर उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप इंशाल्लाह एएस लेवल में जाएंगे तो एएस लेवल में उसकी तीसरे अकाउंट की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो मैं अभी बता देता हूँ, मुश्किल इतना नहीं है, तो वहां जाकर जरा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो तीसरी तरह का हमें कॉलम की जरूरत पड़ेगी, उस तीसरे कॉलम का नाम है थ्री कॉलम कैश बुक। अब उस थ्री कॉलम कैश बुक में क्या करेंगे, लेट्स सी। तो बस तीन तरह के हमारे पास होती हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट है थ्री कॉलम कैश बुक। थ्री कॉलम कैश बुक, ठीक है। ओके, इस थ्री कॉलम कैश बुक में अब हमारे पास थ्री कॉलम आ गए। ठीक है, तो ये हमारे पास कैश बुक आ गया, लेकिन अब की बार वी मेड दी थ्री कॉलम। अब इस थ्री कॉलम में कौन कौन बनेगा, ठीक है, इस थ्री कॉलम में डेबिट साइड पर एक बैंक का कॉलम बनेगा और एक कैश का कॉलम बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर एक नया कॉलम बनेगा, उसका नाम होगा डिस्काउंट अलाउड। प्लीज ऑफ योर माइक ब्लच, ब्लाच अपना माइक ऑफ कर दें काइंडली, बैकग्राउंड में शोर बहुत है आपके। तो तीसरा कॉलम हमारा डिस्काउंट अलाउड का बन गया। हियर इज द केस, हमारे पास एक कैश बुक और बैंक बुक तो पहले ही था ना, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जगह डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड का हमारे पास एक नया कॉलम बन गया। फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जांपल हमने कैश में सेल की 1000 और कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया 10,000 का, और यहाँ पर हमने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो अगर तो हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड, आपको पता है डिस्काउंट अलाउड कब करेंगे, डिस्काउंट अलाउड सेल के केस में करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डेटर, क्योंकि डेटर को डिस्काउंट अलाउड किया होगा ना। तो फॉर एग्जांपल डेटर को हमने $10 का डिस्काउंट अलाउड कर दिया, तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड को डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में लिख लेंगे। इसी तरह 3 कॉलम में हमने जब वैन परचेज की थी तो बैंक में हमने 5000 लिखा था। फिर हमने जब हमने ड्राइंग्स की थी तो 50 यहाँ पर कैश में ड्राइंग्स की थी। तो अब हम क्या करते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड। आपको पता है हम डिस्काउंट रिसीव कब करते हैं, व्हेन वी आर परचेजिंग द गुड्स, जब हम गुड्स परचेज करते हैं। तो इसका मतलब जो डिस्काउंट रिसीव होगा वहां पे यहाँ क्रेडिटर आ जाएगा। तो डिस्काउंट अलाउड के केस में हम डेटर लिखेंगे, ये बात याद रखिएगा, और डिस्काउंट रिसीव केस में हम क्रेडिटर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर से हमने $15 का डिस्काउंट रिसीव कर लिया। ठीक है, क्रेडिटर क्यों है, क्योंकि जब हम चीज़ें खरीदते हैं, परचेजेस करते हैं, तो फिर वो जो पर्सन उधार में जैसे परचेजेस की हैं सप्लायर से, वो हमारा क्रेडिटर होता है। तो क्रेडिटर से डिस्काउंट रिसीव्ड होता है और डेटर को डिस्काउंट अलाउड करता है। तो ये मतलब 3 कॉलम कैश बुक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन करवा दूंगा जिसमें तीनों अकाउंट हमारे बन रहे होंगे। ठीक है, उससे आपके अंडरस्टैंडिंग। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मैं एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है, जिसमें ये तीनों अकाउंट बन रहे होंगे, सिंगल कॉलम कैश बुक भी बन रहा होगा, 2 कॉलम भी बन रहा होगा, और 3 कॉलम कैश बुक भी बन रहा होगा। ठीक है, उससे एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए लेक्चर काफ़ी है। ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।